वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है फटाफट रिवीजन सीरीज, इसमें हम सभी चैप्टर्स के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो भी नोट्स आप लिखे हुए देख रहे हैं, इन सभी की पीडीएफ का लिंक, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सभी चैनल मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और ये मेंबरशिप स्टार्ट होती है एट द ₹29 ओनली। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिराइव सीपी सीवी एंड गामा। तो यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? ये बच्चों हम एक आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जिसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। और उस गैस की इंटरनल एनर्जी है कुछ। इंटरनल एनर्जी से मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, वो वाइब्रेट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं। तो जो उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, लेकिन आइडियल गैस के लिए हम ये मान के चलते हैं कि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। इसलिए टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, तो हमने इंटरनल एनर्जी भी समझ ली, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम भी समझ लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। In equilibrium, the total energy is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having an average energy equal to half kBT। यहाँ पर kB क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी किसी सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो इसलिए जो उसकी टोटल एनर्जी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में एवरेज एनर्जी, यहाँ पर अब हमने ये एवरेज एनर्जी ली है तो हम यहाँ पर एवरेज का साइन लगा देंगे। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगी 3/2 केबीटी के। कोई एक मॉलिक्यूल है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड में मूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में भी देखा था ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये कितनी होती है? 3/2 केबीटी। ठीक, तो ये 3/2 केबीटी होने का मतलब है कि तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये 3/2 केबीटी। अब जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी इजीली समझ में आ गया होगा कि जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब देखते हैं हम डेरिवेशन ऑफ सीपी, सीवी एंड गामा। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड गामा इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। तो पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे Cp और Cv की मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो एक ही मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितनी वैल्यू आ गई? एनर्जी की हाफ केबीटी आ गई, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। तो टोटल इंटरनल एनर्जी अब हम 1 मोल के लिए निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी है? 3/2 केबीटी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा ना, फॉर 1 मॉलिक्यूल कितनी होती है? ये 3/2 केबीटी, जहां पर 3 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक। तो 1 मोल के लिए हम इसमें क्या करते हैं? Na की मल्टीप्लाई कर देते हैं। Na क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर। तो बस हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू 1 मॉलिक्यूल के लिए होती है उसमें हम 1 मोल के लिए Na की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 3/2 केबीटी इंटू Na। अब बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो Kb और Na ये वैल्यू होती है R के इक्वल, है ना?
R अपॉन N इज इक्वल टू KB पढ़ा था, तो उसी से अब इस KB और NA को हम रिप्लेस कर देंगे R से, तो हमारे पास U की वैल्यू आ जाएगी 3/2RT। बस अब ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई, तो हम फाइंड कर लेंगे इसको डिफरेंशिएट करके CV की वैल्यू। अब देखिए ये CV इक्वल टू DU अपॉन DT, ये कैसे लिखा हमने, देखिए फर्स्ट लॉ पे पहुंच जाते हैं हम, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मींस ये वाली टर्म हो गई जीरो। तो अब ये Q किसके इक्वल बचा, DU के। अब यहाँ Q में हम वैल्यू रख दें स्पेसिफिक हीट वाली, तो म्यू CV डेल्टा T रख देंगे, तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा U के। अब 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल मतलब म्यू तो हो गया 1। अब CV क्या बचा, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। अब क्लियर हो गया आपको कि CV जो है वो du/dt कैसे आता है ना, यहाँ डेल्टा लिया है हमने और यहाँ पर d ले लिया है। अब ये CV इज इक्वल टू du/dt, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये t ये हट जाता है ना, डिफ्रेंशिएशन में t का डिफ्रेंशिएशन 1, जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो CV बचता है 3/2R। अब हमें पता है कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो इससे Cp क्या आ गया, CV प्लस R, और CV कितना है 3/2R, तो 3/2R में R ऐड कर देते हैं, तो Cp आ जाता है 5/2R। ठीक, तो अब हमारे पास Cp की भी वैल्यू है, CV की भी वैल्यू, हम गामा फाइंड कर सकते हैं Cp अपॉन CV से। तो जो कैंसिल होता है, ये R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2, हमारे पास बचता क्या है, गामा 5/3R। ओके, तो बच्चों मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू आ गई 5/3। अब देखते हैं डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, जैसे मोनोएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3 थी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 पार्ट्स हैं, ये 3 वजह से है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन जो है उसकी वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। तो जो सिंगल एटम है उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो इसलिए 3 हो गई है। लेकिन जब डायटोमिक की बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती हैं, जो कि 2 हो गई। तो इस तरह से डायटोमिक के लिए ये 3 + 2 5 आ जाती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो पहले ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे हम U की वैल्यू, बस यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो 5/2 KBT इंटू NA, KB और NA को लिख लिया R, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो CV की वैल्यू आ गई। और जब CV की वैल्यू आ गई तो उसमें R ऐड करके हमारे पास CP की वैल्यू आ जाती है। CP डिवाइडेड बाय CV, तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाती है 7/5। अब नॉन रिजिड डायटोमिक गैस के लिए इसमें एक वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव हो जाता है, और वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाती हैं। हमारे पास F की वैल्यू हो जाती है 7। ठीक है, F की वैल्यू हो गई 7, तो CV 7/2R, CP 9/2R, मतलब पूरा मेथड वही है सेम, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इस तरीके से गामा की वैल्यू आ जाती है 9/7। अब नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस से मतलब है कि जिसके मॉलिक्यूल्स में मोर देन 2 एटम्स होते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, NH3 हो गया, H2O, ये सब पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, इसलिए इसको यहाँ पर F लिख लिया जाता है, मींस जर्नलाइज कर लिया गया है कि F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हो गई, 3/2 KBT, फिर ये 3/2 KBT प्लस F KBT। देखिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर। तो 3/2 KBT, 3/2 KBT, ये हो गया 6/2 KBT। ठीक है, ये Na जो बाहर है इसकी भी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na आ गया, प्लस बचा क्या, ये F KBT और इसमें भी Na की मल्टीप्लाई,
तो अब ये Kb और Na की जगह रख लिया हमने R, ये Kb और Na की जगह रख लिया R, और ये यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ गया 3RT प्लस FRT। ठीक है, तो 3RT का डिफरेंशिएशन किया तो 3R आ गया, FRT का डिफरेंशिएशन किया तो FR आ गया, उसमें यहाँ पे फिर ये R कॉमन निकाल लिया, तो इस तरह से ये 3 प्लस FR आ जाता है। तो CP की वैल्यू, इसमें एक R और एक्स्ट्रा ले लिया, तो जो 3R था वो क्या बन गया 4R। इस तरह से ब्रैकेट में 4 प्लस F इंटू R ये आ गया, और गामा की वैल्यू CP अपॉन CV। तो ये हमने तीनों के लिए देख लिया है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए CP, CV, गामा तीनों वैल्यूज निकाल ली है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। तो यहाँ पे हमें डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। बच्चों हमें पता है कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो इसमें वो रैंडम मोशन में वो आपस में टकराते भी रहते हैं। मतलब जैसे एक मॉलिक्यूल है, इधर जा रहा था, यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो जाके इससे कोलाइड कर गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, सपोज वो मुड़ गया तो यहाँ किसी से जाके उसका कोलिजन हो गया। तो इस तरह से वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो कोलिजन होते रहते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अब किसी एक मॉलिक्यूल के लिए देखें तो यहाँ से जब वो यहाँ तक गया विदाउट कोलिजन, उसको बोला जाता है फ्री पाथ। और जब इसका एवरेज निकाला जाता है कि उसकी मोशन के लिए एवरेज देखें कि यहाँ λ1 मान लिया, λ2, ये सब फ्री पाथ है, λ3, λ4, इनका एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा इसका मीन फ्री पाथ। तो क्या है मीन फ्री पाथ? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन इट्स टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो होती है फ्री पाथ, और जब इसका एवरेज लिया जाता है फ्री पाथ का तो उसको मीन फ्री पाथ बोला जाता है। तो कैसे निकालेंगे मीन फ्री पाथ? ये जितने भी मान लेते हैं कि n मॉलिक्यूल से वो टकराया तो λ1, λ2 ऐसे करके λn तक आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब n कोलिजन्स हो रहे हैं। तो अब इसका फॉर्मूला हम लिखते कैसे हैं? किसी एक मॉलिक्यूल के लिए ही निकाल रहे हैं, तो ये तो हो गई यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या लिख दिया? स्पीड इनटू टाइम। एवरेज डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, ये एवरेज स्पीड ले रहे हैं। तो v डेल्टा t आ गया। अब देखना ये है कि ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कैसे लिखा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मतलब हम n के लिए वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि जैसे एक मॉलिक्यूल है तो अब इससे कोई दूसरा मॉलिक्यूल तब टकरा सकता है अगर इसका ये साइज हम यहाँ पे d ले रहे हैं तो वो d डिस्टेंस पे हो, है ना। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तब तो नहीं टकराएगा ना, तो d डिस्टेंस पे होगा तो वो टकरा जाएगा। तो मीन्स एरिया कितना है? वो हो गया पाई डी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? नंबर। तो मीन्स v वॉल्यूम में कितना होगा ये, तो n हम यहाँ पे एन वी कर लेते हैं। ये तो एक के लिए आया है ना, यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो ऐसे v वॉल्यूम के लिए क्या आएगा? v से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस v की वैल्यू क्या होगी? v क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। अब एरिया क्या है इसमें? पाई डी स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? v डेल्टा t है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई n पाई डी स्क्वायर v डेल्टा t। तो आप यहाँ पे लिखी हुई ये देख रहे होंगे कि n पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी। अब ये कट गया v डेल्टा टी से v डेल्टा टी, तो ऊपर तो 1 बचा और यहाँ अपॉन में n पाई डी स्क्वायर बच गया। अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे कि एक ही मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी सब उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बाकी रेस्ट में है, तो इसलिए अब हम रिलेटिव मोशन लेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स की। तो रिलेटिव मोशन को शो करने के लिए हम यहाँ पर अपॉन में √2 और लिख देते हैं। द एवरेज रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज √2 टाइम्स ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो इस तरह से √2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर डेंसिटी पे। ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोलिजन्स ज्यादा होंगे, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। और डी पे मींस यहाँ पर साइज की बात हो रही है मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे वो, है ना। ज्यादा बड़े साइज के हैं तो ज्यादा कोलिजन होंगे, तो भी ये लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। बाकी और हम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर से कैसे रिलेट करता है, प्रेशर से कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ पर हम ये
पीवी इज इक्वल टू आर टी रिलेशन से ले लेते हैं एन की वैल्यू पी अपॉन के बी टी। तो इससे हमारे पास ये प्रेशर का भी रिलेशन आ जाता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भी कोलिजन ज्यादा होंगे और फिर मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये लैम्डा भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए दूर दूर हो गए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए ये दूर हो जाते हैं, और दूर हो जाते हैं तो अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो उससे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर और एन डी सबका हमने रिलेशन देख लिया कि क्या रिलेशन है मीन फ्री पाथ के साथ। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 3 डेरिवेशंस बहुत डिटेल में कर लिए हैं जो बचे हुए थे। तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑसिलेशन चैप्टर करेंगे और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।